तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूं। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग पोयम को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है आफ्टर ग्रेट पेन अ फॉर्मल फीलिंग कम्स बाय एमिली डिकिंसन। तो चलिए हमारी पोयम में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम हमारी पोएटिस के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाए हमारी पोएटिस के बारे में तो एमिली डिकिंसन इनका जो जन्म है वो 10 दिसंबर 1830 एमर्स्ट यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था। दोस्तों वो एक अमेरिकन पोएट थी और वो एकांतवासी के रूप में रहती थी और उनके जीवन काल में उनकी बहुत ही कम कविताएं प्रकाशित हुई थी। उनकी मृत्यु के बाद उनके द्वारा लिखी गई सैकड़ों कविताएं उनके परिवार द्वारा खोजी गई। दोस्तों एमिली डिकिंसन ने जो है वो लगभग 1800 पोएम्स लिखी थी और उनकी जो कविताएं होती थी वो छोटी पंक्तियां और असामान्य विराम चिन्हों के लिए जानी जाती है। डिकिंसन ने अपनी जो है वो खुद की एक अनूठी शैली में लिखा था जो कि बाकी ट्रेडिशनल पोइट्री से बहुत ही ज़्यादा अलग हुआ करती थी और उन्हें जो है वो एक प्रमुख अमेरिकी लेखिका के रूप में भी माना जाता है। और लास्टली उनकी जो डेथ है वो 15 मई 1886 एमर्स्ट यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली हमारी पोएटिस के बारे में। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इस पोयम में हमें क्या समझाया गया है, यानी कि इस पोयम का थीम और मैसेज क्या है, ये भी हम अच्छे से डिटेल में जान लेते हैं। तो चलिए आइए देखेंगे कि इस पोयम में हमें क्या बताया गया है। दोस्तों अगर बात की जाए इस पोयम के बारे में तो ये पोयम एक ऐसे औरत के मन की कहानी है जो बहुत ही गहरे दर्द से गुजर चुकी है। यहाँ पर हमारी जो पोएटेस है वो ये नहीं दिखा रही है कि दुख के बाद जो है वो इंसान कैसे रोता है, बल्कि ये दिखा रही है कि दुख के बाद इंसान कैसे चुप हो जाता है। यानी कि जब दर्द जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो जो दिल है वो धीरे धीरे महसूस करना बंद कर देता है। बॉडी हमारी जो है वो मशीन के जैसे काम करने लगती है और इमोशंस पत्थर जैसे जम जाते हैं। इस पोयम में हमारी जो पोएटेस है वो ट्रॉमा के बाद आने वाली उस ठंडी सी शांति को दिखाती है जो देखने में तो नॉर्मल लगती है पर अंदर से बिल्कुल खाली होती है। एक फीमेल पर्सपेक्टिव से ये पोयम ये बताती है कि औरत का जो दर्द होता है वो हमेशा शोर नहीं मचाता है, कभी कभी वो बिल्कुल चुप हो जाता है और वही चुप्पी सबसे ज़्यादा गहरी होती है। ये पोयम हमें ये भी समझाती है कि दर्द का सबसे खौफनाक रूप रोना नहीं होता, बल्कि जब इंसान कुछ भी महसूस नहीं कर पाता है, कुछ भी फील नहीं कर पाता है, बिल्कुल सुन्न पड़ जाता है, यानी कि बिल्कुल पत्थर जैसे बन जाता है, वो उसका सबसे खौफनाक रूप होता है। तो दोस्तों यही है आज की हमारी इस पोयम का थीम या फिर कहे तो मैसेज। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इस पोयम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखकर इस पोयम को अच्छे से डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस पोयम की हमारी सबसे पहली लाइन आती है आफ्टर ग्रेट पेन अ फॉर्मल फीलिंग कम्स। दोस्तों इस लाइन में हमारी पोएटेस ये कहना चाहती है कि जब कोई इंसान बहुत ही गहरा दर्द झेल चुका होता है, इतना दर्द जो कि हमारे दिल और दिमाग को हिला दे, तो उसके बाद जो है वो तुरंत रोने या फिर चीखने नहीं लगता। यानी कि ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं होता है कि हर इंसान जो है वो दर्द को इसी तरह से जाहिर करे, यानी कि रो के, चीख के या फिर बता के। ओके, यानी कि हम हमेशा ये सारी चीज़ें जो है वो ज़रूरी नहीं होती है कि हर इंसान जो है वो मतलब कि रोकर ही अपना दुख जो है वो लोगों को बताता हो या फिर अपना दुख जो है वो मतलब कि बाहर निकालता हो। यहाँ पर एक हमारी जो पोएटेस है वो अपने एक्सपीरियंस से बता रही है कि दर्द के बाद जो फीलिंग आती है वो ज़्यादा इमोशनल नहीं होती है, बल्कि जो है वो बिल्कुल सीधी सादी सी, ठंडी सी और कंट्रोल्ड सी होती है, जैसे इंसान अंदर से जो है वो पूरी तरीके से मतलब कि सुन्न पड़ गया हो। फॉर्मल फीलिंग का मतलब यहाँ पर कोई अच्छा या फिर कोई नॉर्मल फीलिंग नहीं है, बल्कि एक ऐसी फीलिंग है जिसमें इमोशंस बाहर नहीं आ पाते, सब कुछ रुक सा जाता है। हमारी पोएट ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि जब दर्द हद से ज़्यादा हो जाता है तो इंसान का जो दिमाग है वो खुद को बचाने के लिए इमोशंस को साइड में रख देता है ताकि वो और ज़्यादा न टूट जाए। एक औरत के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो जब वो बहुत बड़ा इमोशनल पेन झेलती है तो वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग दिखने लगती है, शांत लगने लगती है, लेकिन असल बात ये होती है कि वो अंदर से बिल्कुल खाली हो चुकी होती है। दोस्तों इस लाइन का लॉजिक ये है कि सबसे गहरे दर्द के बाद सबसे पहले जो आता है वो रोना नहीं होता है, बल्कि सबसे पहले क्या चीज़ आती है तो एक ठंडी सी चुप्पी आती है और हमारे अंदर एक कंट्रोल आ जाता है, जैसे कि दिल ने जो है वो टेम्पररीली महसूस करना ही बंद कर दिया हो। यानी कि ओवरऑल हमारी पोएटेस यहाँ पर ये बताना चाहती है कि जब कोई इंसान बहुत ही बड़ा दुख या फिर दर्द झेल लेता है तो उसके बाद एक फॉर्मल सी फीलिंग हमारे अंदर आ जाती है। ना ही हमें रोना आता है, ना ही हमें चीखना आता है, बल्कि हमारे अंदर एक शांति आ जाती है, एक कंट्रोल आ जाता है, एक चुप्पी आ जाती है। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है।
दोस्तों इसके बाद हमारी अगली लाइन आती है, द नर्व्स सिट सेरेमोनियस लाइक टॉम्स। दोस्तों इस लाइन का मतलब है कि हमारी जो नर्व्स होती है, हमारी जो नसें होती है, वो बिल्कुल शांत और सख्त हो जाती है जैसे कि एक कब्र। यानी कि इस लाइन में हमारी पोइटेस ये समझा रही है कि जब बहुत ही ज़्यादा दर्द हो चुका होता है, यानी कि जब बहुत ज़्यादा दर्द हम सहन कर चुके होते हैं, तो इंसान के बॉडी के अंदर जो महसूस करने वाली जगह होती है वो बिल्कुल शांत हो जाती है, चुप सी हो जाती है। यहाँ पर नर्व्स का मतलब है बॉडी का वो हिस्सा जो हमें दर्द, ठंड और टच महसूस कराता है। यानी कि जो सारी चीज़ें हमारे सेंसेस जो है वो महसूस कर सकते हैं, वो जो जगह है उसे यहाँ पर नर्व्स कहा गया है। यानी कि एक तरीके से आप समझ लीजिए कि नसों की बात हो रही है। यहाँ पर हमारी पोइटेस कह रही है कि अब ये जो नर्व्स है, यानी कि ये जो नसें हैं, वो बिल्कुल शांत बैठ जाती है, कुछ भी रिएक्ट नहीं करती। और उन्होंने यहाँ पर एक और वर्ड यूज़ किया है जो कि है सेरेमोनियस। सेरेमोनियस इसीलिए कहा है क्योंकि जैसे कि कोई सीरियस जगह पर जब हम बैठ जाते हैं, चुपचाप बैठते हैं, तो उसी तरीके से हमारी जो बॉडी है वो भी बिल्कुल चुपचाप यानी कि शांत हो जाती है। और टॉम्स का एग्जाम्पल इसीलिए दिया है क्योंकि जो कब्र होती है, टॉम्स का मतलब होता है कब्र। कब्र में जो है वो कोई भी मूवमेंट नहीं होती है, कोई भी हलचल नहीं होती है वहाँ पर बिल्कुल भी। यानी कि कोई भी मतलब कि आपको जो है वो कोई भी मूवमेंट नहीं देखने के लिए मिलेगी, वहाँ पर बिल्कुल शांति होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। यानी कि एक औरत के नज़रिए से देखा जाए तो जब उसने बहुत गहरा इमोशनल दर्द सहा होता है, तो उसका जो शरीर है वो उसके साथ सुन्न हो जाता है, जैसे कि बॉडी कह रही हो कि अब बस और महसूस नहीं करना। यानी कि हमारी पोइटिस का इंटेंशन ये दिखाना था कि दर्द सिर्फ दिल को ही नहीं बल्कि बॉडी को भी ठंडा और शांत बना देता है, ताकि इंसान उस दर्द से जो है वो मतलब कि थोड़ा बहुत बच सके, थोड़ा जो है वो मतलब कि उससे जो है वो मतलब कि मूव ऑन कर सके। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी इस एक लाइन में हमें समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद है द स्टिफ हार्ट क्वेश्चंस, वॉज इट ही दैट बोर। यानी कि इस लाइन का मतलब है कि हमारा जो दिल है वो उस टाइम पर जम चुका होता है, और हमारा जो जमा हुआ दिल है वो पूछता है कि क्या ये वही था जिसने ये सारा दर्द सह लिया है। यानी कि इस लाइन में हमारी पोइटेस कह रही है कि दर्द के बाद जो दिल होता है वो बहुत ही सख्त हो जाता है, जैसे कि वो बिल्कुल जम चुका हो। यानी कि जैसे बर्फ़ जम जाती है उस तरीके से हमारा दिल भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा कठोर और सख्त हो जाता है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। स्टिफ हार्ट का मतलब है कि ऐसा दिल जो बिल्कुल मतलब कि ठीक से कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा है, जिसमें कोई फीलिंग्स नहीं है, उसे यहाँ पर स्टिफ हार्ट कहा गया है। यानी कि जब इतना बड़ा दर्द हो चुका होता है, सहन हम कर चुके होते हैं, तो इंसान को खुद पर ही यकीन नहीं होता है कि क्या सच में ये सब उसी के साथ हुआ है, या फिर क्या सच में उसने ये सारा ये सारी जो दर्द है या फिर ये सारी जो चीज़ें हैं, क्या ये उसी ने ही सहन की है। इसलिए जो है वो दिल खुद से सवाल करता है कि क्या ये मैं ही था जिसके ऊपर इतना सारा दर्द आया, इतना सारा दर्द जिसने सहन किया, या क्या मैं ही था। यानी कि एक औरत के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो जब वो बहुत ही गहरी तकलीफ से गुजरती है तो उसका जो दिल है वो थक जाता है, और दिमाग जो है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, कंट्रोल से बाहर चला जाता है। वो अपने ही दर्द को जो है वो दूर से देखने लगती है, जैसे कि वो किसी और की यानी कि दूसरों की कहानी देख रही हो। यहाँ पर हमारे पोइटिस ने जो है वो ये लाइन इसीलिए लिखी है क्योंकि जब बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है हमें, यानी कि जब पेन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इंसान का जो दिल और दिमाग है वो अपनी यादों और फीलिंग से थोड़ा अलग हो जाता है, ताकि वो उस दर्द को दोबारा पूरी तरीके से महसूस ना कर सके। यानी कि ये हमारे लिए एक तरीके से बचने का तरीका होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी पोइटिस इस लाइन में समझाना चाहती है। दोस्तों इसके बाद है एंड यस्टरडे और सेंचुरीज बिफोर। यानी कि हमारी पोइटेस यहाँ पर कह रही है कि क्या ये सब कल हुआ था या फिर बहुत ही सालों से पहले ये मेरे साथ चला आ रहा है। दोस्तों इस लाइन में हमारी पोइटेस बता रही है कि जब दर्द बहुत ज़्यादा होता है तो इंसान का जो टाइम का सेंस होता है वो भी बिगड़ जाता है। यानी कि दिल और दिमाग को समझ ही नहीं आता है कि ये जो दुख है वो अभी अभी मेरे साथ हुआ है या फिर बहुत ही पुराना है। यानी कि कभी कभी हमें लगता है कि जैसे कल ही ये सब हुआ हो, यानी कि कल ही की तो बात थी, ऐसा हमें लगता है। और कभी कभी लगता है कि जैसे ये जो दर्द है वो हमेशा से यानी कि मेरे साथ चलता आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा पुराना है, यानी कि बहुत समय से, लंबे समय से मैं इस दर्द को झेल रही हूँ। इस तरीके से भी हमें जो है वो कभी कभी लगता है। यानी कि हमारी पोइटिस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो जब अगर मान लीजिए कि कोई एक औरत है जो बहुत ही ज़्यादा गहरा इमोशनल पेन झेल चुकी है, तो उसकी जो यादें होती है वो उलझन में आ जाती है, यानी कि उसकी जो यादें हैं वो कन्फ्यूज़ हो जाती है, वो अपनी ही लाइफ के मोमेंट्स को ठीक से जोड़ नहीं पाती। हमारी पोइटिस ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि ट्रॉमा के बाद दिमाग जो है वो चीज़ों को नॉर्मल तरीके से याद नहीं रख पाता। इस लाइन का लॉजिक ये है कि जब दिल जो है वो बहुत ज़्यादा थक जाता है तो टाइम भी कंफ्यूज लगने लगता है, जैसे कि दर्द ने जो है वो घड़ी को रोक ही लिया हो। यानी कि कभी तो हमें लगता है कि हमारे साथ ये सब कल ही हुआ था, और कभी हमें लगता है कि ये जो दर्द है वो बहुत पुराना है, यानी कि बहुत ही लंबे समय से हमारे साथ चलता आ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर इस एक लाइन में हमें समझाया गया है।
दोस्तों इसके बाद है द फीट मैकेनिकल गो राउंड अ वुडन वे। दोस्तों यहाँ पर इस लाइन में हमें यह समझाया गया है कि एक बहुत ही बड़े दुख के बाद क्या होता है कि हमारे जो पैर है वो मशीन के जैसे अपने आप चलने लगते हैं, मशीन के जैसे काम करने लगते हैं, जैसे कि एक कोई लकड़ी है जो बिल्कुल बेजान तरीके से काम कर रही हो। दोस्तों इस लाइन में हमारी पोएटेस ये समझा रही है कि इतना दर्द झेलने के बाद इंसान जिंदा तो होता है लेकिन जी नहीं रहा होता, यानी कि उसके पैर बस चलते रहते हैं जैसे कि मशीन चलती है बिना किसी मतलब कि बिना कुछ सोचे समझे। तो मशीन को क्या होता है कि मशीन जो है वो अपने आप चलती रहती है, उसमें कोई इमोशंस नहीं होता है। तो उसी तरीके से हम भी जो है वो एक दर्द के बाद, एक ट्रॉमा के बाद उसी तरीके से हम भी बन जाते हैं। हम भी क्या करते हैं कि बस चलते रहते हैं, काम करते रहते हैं, हमारे अंदर कोई इमोशंस नहीं होती है, कोई फीलिंग्स नहीं होती है। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। मैकेनिकल का मतलब है बिना फीलिंग के या फिर बिना मन के, और वुडन वे का मतलब है बिल्कुल सख्त बेजान, जैसे कि लकड़ी होती है जिसमें कोई जान नहीं होती है, तो उस तरीके से। यानी कि एक औरत के नज़रिए से देखा जाए तो वो अपने रोज़ के काम तो करती रहती है, जैसे कि उठना, चलना, बोलना, बैठना, घर के काम करना, बाहर के काम करना। तो ये सारे काम जो है वो करती तो है, लेकिन अंदर से उसमें कोई एनर्जी या फिर इमोशन नहीं होता है। हमारी पोइटेस ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि ट्रॉमा के बाद इंसान का जो शरीर है वो आदत के दम पर काम करता है, दिल के कहने पर नहीं। इस लाइन का लॉजिक ये है कि जब दिल और दिमाग थक जाते हैं तो बॉडी बस रूटीन फॉलो करती है, जैसे कि हमारी जो ज़िंदगी है बस चल रही हो, कुछ महसूस नहीं हो रही हो। तो इस तरीके से हमें इस एक लाइन में समझाया गया है कि जब जो है वो हमारे पास मतलब कि बहुत ही हम दर्द सह चुके होते हैं, या फिर हमारी लाइफ में जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमा आता है, तो उसके बाद क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है वो बस रूटीन को फॉलो करती है। उसमें हमारा बिल्कुल जो है वो मतलब कि इंटरेस्ट नहीं होता है, ध्यान नहीं होता है, हम बस एक जो मतलब कि रूटीन को फॉलो करते रहते हैं। इस तरीके से हमें यहाँ पर बताया गया है। दोस्तों इसके बाद है ऑफ ग्राउंड और एयर और आउट रिगार्डलेस ग्राउंड। दोस्तों इस लाइन में हमें यह बताया गया है कि इतने बड़े दर्द के बाद ना हमें ज़मीन का होश रहता है, ना हवा का, ना ही किसी और चीज़ का। हम बिल्कुल बेपरवाह हो जाते हैं। यानी कि इस लाइन में हमारी पोइटेस बता रही है कि जब इंसान बहुत ही ज़्यादा गहरा दर्द झेल चुका होता है तो उसका जो शरीर और दिमाग होता है वह अपने आसपास की चीज़ों पर ध्यान ही देना बंद कर देता है। उसे फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो ज़मीन में चल रहा है, हवा में तैर रहा है, उसे ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, या फिर कुछ और चीज़ हो रही है। रिगार्डलेस ग्राउंड का मतलब यहाँ पर है बेपरवाह हो जाना, मतलब कि किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करना, तो उसे हम कहेंगे रिगार्डलेस ग्राउंड। यानी कि हमारी पोइटेस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो जब वो बाहर की दुनिया में रहकर भी अंदर से बिल्कुल अलग हो जाती है। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है, हमारी पोइटेस ने ये कहा गया है कि कहा है कि एक जो इंसान होता है जब वो इतना ज़्यादा दर्द झेल चुका होता है तो वो बाहर की दुनिया में रह तो रहा होता है, लेकिन अंदर से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाता है, अलग हो जाता है। हमारी पोइटेस ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि जब दर्द जो है वो बहुत ज़्यादा होता है तो इंसान अपनी मन की सेफ्टी के लिए दुनिया से थोड़ा डिस्कनेक्ट होता है, यानी कि दुनिया से थोड़ा मतलब कि लगाव रखना बंद कर देता है, या फिर उनसे मिलना जुलना बंद कर देता है। और इस लाइन का लॉजिक ये है कि जब इतना ज़्यादा दिल जो है वो मतलब कि हमारा जो दिल है वो इतना कुछ झेल चुका होता है तो छोटी बड़ी चीज़ों का हमें होश नहीं रहता, बस बॉडी आगे बढ़ती रहती है बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ महसूस किए। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। दोस्तों इसके बाद है अक्वार्ड्स कंटेंटमेंट लाइक अ स्टोन। यानी कि इस लाइन में हमें ये बताया गया है कि ऐसे सिचुएशन के बाद क्या होता है कि हमारा जो दिल है वो पत्थर जैसा शांत हो जाता है, जैसे कि क्वार्ट्ज एक पत्थर होता है उस तरीके से, बिल्कुल सख्त और ठंडी तसल्ली वाला। यानी कि इस लाइन में हमारी पोइटेस कह रही है कि जब दर्द सहने के बाद जो शांति आती है वो नॉर्मल खुशी जैसी नहीं होती है। ये शांति जो है वो एक पत्थर जैसे होती है जिसमें ना ही तो खुशी होती है ना ही तो दुख होता है, बस ऐसा स्टेट होता है जहाँ पर कुछ महसूस नहीं होता। और यहाँ पर जो वर्ड यूज़ हुआ है क्वार्ट्ज, दोस्तों ये जो क्वार्ट्ज है वो एक बहुत ही सख्त पत्थर होता है जो आसानी से टूटता नहीं है, इसलिए हमारी पोइटेस ने इसका एग्जाम्पल दिया है। यानी कि एक औरत के नज़रिए से देखे तो जब उसने बहुत ही ज़्यादा गहरा दर्द झेला होता है तो वो खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करती है, यानी कि वो खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने लगती है, पर वो स्ट्रेंथ जो है वो जिंदा नहीं होती बल्कि मरी हुई स्ट्रेंथ होती है, यानी कि पत्थर जैसी स्ट्रेंथ होती है। जैसे कि पत्थर जो है वो जिंदा नहीं होता है, उसमें कितनी ताकत है हमें पता नहीं चल पाता है, उसी तरीके से जब कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा दुख झेल लेता है तो उसके अंदर जो ताकत आ जाती है वो मरी हुई ताकत होती है, बल्कि जिंदा नहीं होती है, एक पत्थर के जैसी ताकत होती है। यहाँ पर हमारी पोइटेस ने इस लाइन को यानी कि इस लाइन को लिखा है, और ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि वो बताना चाहती है कि ये जो शांति दिख रही है वो असली सुकून नहीं है, बल्कि ये एक तरीके से इमोशंस का जम जाना है, इमोशंस का ठहर जाना है। दोस्तों इस लाइन का लॉजिक ये है कि जब दिल और दिमाग और कुछ महसूस करने के लायक नहीं रहते तो इंसान पत्थर जैसी तसल्ली में चला जाता है जहाँ पर कुछ भी हमें चुभता नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है।
दोस्तों इसके बाद है दिस इज़ द आवर ऑफ लीड रिमेंबर्ड इफ़ आउटलिव्ड। दोस्तों यहाँ पर हमारी पोइटेस कहती है कि ये वो वक्त होता है जो शीशे जैसा भारी होता है और अगर इंसान इस वक्त से बाहर आ जाता है तो इसे हमेशा याद रखता है। यानी कि इस लाइन में हमारी पोइटेस ये कह रही है कि दर्द के बाद जो टाइम आता है वो बहुत ही ज़्यादा भारी होता है, बिल्कुल किसी शीशे की तरह। जैसे कि शीशा बहुत ही भारी होता है, उठाने में मुश्किल होता है, वैसे ही ये वक्त जो है वो दिल पर बहुत ही बोझ बनकर बैठा होता है। आवर ऑफ लीड का मतलब है ऐसा टाइम जहाँ पर सांस लेना भी हमारे लिए मुश्किल लगता हो, सब कुछ स्लो और भारी हो जाता है, तो उसे हम आवर ऑफ लीड कह सकते हैं। यानी कि एक औरत के नज़रिए से देखा जाए तो जब वो इस फेज़ में होती है तो उसे लगता है कि जैसे ज़िंदगी रुक सी गई हो। यहाँ पर हमारी पोइटेस ने जो है वो रिमेंबर्ड इफ़ आउटलिव्ड इसलिए कहा है क्योंकि हर कोई इस दर्द से बाहर नहीं आ पाता, लेकिन जो आ जाता है वो इस वक्त को कभी भूल नहीं पाता। यानी कि इस लाइन का लॉजिक ये है कि ये जो दर्द है वो इतना ज़्यादा गहरा होता है कि या तो इंसान इसमें डूब जाता है या फिर अगर बच भी जाए तो ये जो याद है वो ज़िंदगी भर उसके साथ रहती है। यानी कि या तो इंसान जो है वो इसमें पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है, डूब जाता है, या फिर अगर बच भी जाता है तो उसे हमेशा जो है वो ये वाला जो मोमेंट होता है, ये वाली जो याद होती है वो हमेशा उसके साथ रहती है, हमेशा उसको लाइफ टाइम याद आती है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी पोइटेस हमें समझा रही है। दोस्तों इसके बाद है एज फ्रीजिंग पर्सन्स रिकलेक्ट द स्नो। दोस्तों इस लाइन में ये बताया गया है कि जैसे ठंड में जमने वाले लोग बाद में बर्फ़ को याद करते हैं, उसी तरीके से जो है वो लोग भी अपने दुखों को याद करते हैं, अपने दर्द को याद करते हैं। यानी कि इस लाइन को जो है वो हमारी पोइटेस ने एक एग्जाम्पल देकर समझाया है। वो यहाँ पर कह रही है कि जैसे कोई इंसान जब बहुत ही ज़्यादा ठंड में जम रहा होता है, यानी कि उसे जब बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है तो उस वक्त उसे सब कुछ धुंधला लगता है, यानी कि दर्द या फिर ठंड का होश जो है वो उसके लिए धीरे धीरे कम हो जाता है। बाद में जब वो बच जाता है तो उसे याद आता है कि बर्फ़ कितनी ज़्यादा ठंडी थी और उसने कैसे कैसे सिचुएशन में खुद को संभाला था। बिल्कुल उसी तरीके से जब एक औरत बहुत ही ज़्यादा गहरा इमोशनल दर्द झेल रही होती है तो उस वक्त वो सब कुछ प्रॉपरली महसूस नहीं कर पाती, क्योंकि वो अंदर से जो है वो सुन्न हो चुकी होती है, उसे कुछ महसूस नहीं होता। लेकिन अगर वो उस फेज से बाहर निकल आती है तो बाद में उसे रियलाइज़ होता है, बाद में उसे याद आता है कि वो जो दर्द था वो कितना ज़्यादा था, कितना बुरा था। यानी कि हमारी पोइटेस ने ये जो एग्जाम्पल है वो इसीलिए दिया क्योंकि ठंड से जमना और इमोशनल पेन दोनों में एक जैसे स्टेजेस होते हैं कि पहले एक तो बहुत ज़ोरों का दर्द होता है और फिर सब कुछ सुन्न हो जाता है। दोस्तों इस लाइन का लॉजिक ये है कि जैसे बर्फ़ का दर्द बाद में समझ आता है, वैसे ही इंसान को ट्रॉमा का दर्द भी बाद में ही समझ आता है, जब वो थोड़ा सेफ हो जाता है, सेफ जोन में चला जाता है तब। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। तो दोस्तों इस पोयम की हमारी आखिरी लाइन है फर्स्ट चिल देन स्टिपर देन द लेटिंग गो। दोस्तों यहाँ पर हमारी पोइटेस जो है वो कुछ स्टेप्स बता रही है कि सबसे पहले हमें ठंड लगती है, फिर इंसान सुन्न हो जाता है और आखिर में उसे जो है वो छोड़ देना आता है। यानी कि इस लाइन में हमारी जो पोइट है वो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझा रही है कि बहुत ही ज़्यादा दर्द का असर कैसा होता है। सबसे पहले यहाँ पर चिल बताया गया है, यानी कि मतलब कि शुरू में बहुत ही ज़्यादा तेज़ दर्द होता है, जैसे कि हमें अचानक बहुत ज़्यादा ठंड लगती है उस तरीके से। उसके बाद हमारी दूसरी स्टेज क्या आती है, स्टपर। स्टपर मतलब कि दिल और दिमाग धीरे धीरे सुन्न हो जाते हैं, यानी कि इंसान को ना तो दर्द ठीक से महसूस होता है ना ही कुछ और फिर लास्ट में क्या आता है, फिर लास्ट में आता है लेटिंग गो। इसका मतलब है कि इंसान सब कुछ छोड़ देता है, दर्द से लड़ना, महसूस करना, कुछ भी समझना, सोचना समझना, सब कुछ वो छोड़ देता है। तो इस तरीके से यहाँ पर 3 स्टेप्स बताए गए हैं। दोस्तों एक औरत के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो जब वो बहुत ही गहरे इमोशनल पेन से गुजरती है तो वो पहले तो वो टूट जाती है, फिर खाली सी हो जाती है और आखिर में बस वो खुद को उस हाल के हवाले कर देती है। यानी कि पोइट ने ये जो लाइन है वो इसीलिए लिखी है क्योंकि वो ये दिखाना चाहती है कि ट्रॉमा जो होता है वो एकदम से नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे इंसान को अपनी पकड़ में निकाल लेता है। यानी कि इस लाइन का लॉजिक ये है कि जैसे ठंड में जमने के भी एक स्टेप्स होते हैं कि पहले हमें तेज़ ठंड लगती है, फिर हमारी बॉडी सुन्न हो जाती है, वैसे ही इमोशनल पेन के भी जो है वो कुछ स्टेप्स होते हैं और आखिरी स्टेप में क्या होता है तो इंसान जो है वो सब कुछ छोड़ देता है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी इस पोयम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन तो यहीं पर ख़त्म होता है, लेकिन इस पोयम का ओवरऑल मैसेज देखें तो इस पोयम का ओवरऑल मैसेज ये है कि जब इंसान, खासकर एक औरत, बहुत ही ज़्यादा गहरा इमोशनल दर्द झेल लेती है तो उसके बाद वो हमेशा रोती बिलखती हुई नहीं दिखेगी आपको। अक्सर दर्द के बाद एक ऐसा फेज़ आता है जहाँ पर दिल और दिमाग बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं। बॉडी रोज़ के काम करती रहती है पर इमोशंस अंदर से जम जाते हैं जैसे कि पत्थर हो चुके हो।
पोएट हमें ये समझाना चाहती है कि ये जो शांति हमें दिखाई देती है बाहर से, वो असली सुकून नहीं होती है, बल्कि वो अंदर से मतलब कि दर्द से बचने का एक तरीका होता है। दोस्तों, पोएम का मेन मैसेज ये है कि ट्रॉमा के बाद इंसान का सबसे बड़ा स्ट्रगल महसूस करना नहीं, बल्कि महसूस ना कर पाना होता है। और अगर कोई इस फेज से बाहर निकल आ भी आता है, तो ये जो एक्सपीरियंस है वो उसकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए एक छाप छोड़ देता है। तो इस तरीके से हमारी इस पोएम में समझाया गया है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये जो पोएम है वो यहीं पर ख़त्म होती है। आशा करती हूँ कि आपको ये जो पोएम है वो अच्छे से समझ आई हो और पसंद भी आई हो। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है, वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है, तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।